हेलो एवरीवन। तो लूसेंट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1946 से होने वाले सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स को जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में घटित होता है। तो हम लोग देखेंगे आज का जो पहला टॉपिक है वह है रॉयल इंडियन नेवी, दैट इज रेटिंग्स म्यूटिनी, जो कि 1946 में घटित होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लूसेंट को अच्छे से पढ़ना किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अभी हम लोगों का बीपीएससी ट्री 4 है, एनटीपीसी है, तो इन सारे एग्जामिनेशन के लिए लूसेंट को अच्छे से पढ़ना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सीरीज से जुड़े रहें। साथ ही साथ एनसीईआरटी का भी सीरीज चल रहा है जिससे आपका जीके हॉलिस्टिक रूप से कवर हो सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो हम लोग क्या देखते हैं, यह घटना जो है रेटिंग्स म्यूटिनी कब होता है, 18 फरवरी 1946 को होता है। बॉम्बे रेटिंग्स ऑफ एचएमएस तलवार कह रहे हैं, ये शिप का नाम है जिस पर जो नौसैनिक होते हैं वो विद्रोह करते हैं अंग्रेज़ के खिलाफ। क्यों करते हैं, तो कुछ विषय होते हैं जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव के कारण, ख़राब भोजन सप्लाई के कारण, या जो स्थिति उत्पन्न होती है बीसी दत्त के गिरफ्तारी के बाद, उसके कारण विद्रोह होता है। जो बीसी दत्त है वो क्या करते हैं, क्विट इंडिया लिख देते हैं जहाज़ पे, जिसके कारण अंग्रेज़ उनको गिरफ्तार कर लेता है। वहीं आप देखते हैं 19 फरवरी को क्या होता है, एचएमएस हिंदुस्तान जो होता है कराची में, उस पर भी सैनिक जो होते हैं, नौसैनिक जो होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं। इस विद्रोह को शांत करने का जिम्मेवारी कौन निभाता है, तो वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना करते हैं। लेकिन ये जो घटना है ब्रिटिशर्स को यह सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि भारतीय अब जाग चुके हैं, उनको शांत करना अब कठिन है। साथ ही साथ जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो जो रिवॉल्ट कर रहे हैं, ये भी ब्रिटिशर्स के लिए चिंता का विषय बन जाता है कि वह भारत पर अब लंबा पकड़ नहीं बना करके रख सकते हैं। तो ये हम लोग देखें रॉयल इंडियन नेवी, इसका डेट हम लोगों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बीसी दत्त का नाम आप ध्यान में रखेंगे, साथ ही साथ शिप का नाम याद रखेंगे, एचएमएस तलवार है और एचएमएस हिंदुस्तान है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस सब टॉपिक से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो या तो इस संबंधित टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछ दे, या कुछ घटनाक्रम दे दे, उसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए कह दे, या मैच द कॉलम्स बना करके क्वेश्चन पूछ दे। तो कैबिनेट मिशन के बारे में आप क्या देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन जब आता है उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, ब्रिटेन का लॉर्ड एटली होता है, जो घोषणा करता है मार्च 15 1946 को कि दैट ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जो है वो भारत विजिट करेगा। क्यों विजिट करेगा, तो रिकमेंड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म भारत में होने हैं, मतलब संवैधानिक सुधार जो भारत में होने हैं, उसके लिए कुछ सुझाव को प्रस्तुत करने का काम यह कैबिनेट मिशन करेगा। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन होते हैं, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस होते हैं, स्टैफोर्ड क्लिप्स होता है, एलबी अलेक्जेंडर होता है, जो भारत में आते हैं। लेकिन कोई सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन निकल नहीं पाता है। कह रहा है मिशन इन्विसेज्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज एन इंटरिम गवर्नमेंट। इसमें जो प्रावधान होता है उसमें से एक विषय ये होता है कि यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, साथ ही साथ इंटरिम गवर्नमेंट के फॉर्मेशन की बात करता है। मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द प्लान ऑन जून 6 1946। मुस्लिम लीग तो इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेता है 6 जून 1946 को, वाइल मेंटेनिंग इट्स राइट ऑफ स्ट्राइविंग फॉर ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट। लेकिन यह अपने जिद पर अड़ा है कि इसको सेपरेट मुस्लिम स्टेट एक चाहिए। दी कांग्रेस ऑल्सो पार्शियली एक्सेप्टेड द प्लान। कांग्रेस भी आंशिक रूप से इस प्लान को एक्सेप्ट कर लेता है। किस प्लान को, कैबिनेट मिशन के प्लान को। आगे आप क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है। 1946 में डायरेक्ट एक्शन कैंपेन लॉन्च किया जाता है। कब किया जाता है, 16 अगस्त 1946 को। प्रोवोक्ड बाय द सक्सेस ऑफ द कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के सफलता को देखते हुए, है ना, किस चीज़ में सफलता मिलता है, तो इन द वोटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो वोटिंग होता है उसमें कांग्रेस की सफलता को देखते हुए मुस्लिम लीग लॉन्च करता है डायरेक्ट एक्शन कैंपेन। कब लॉन्च करता है, तो 16 अगस्त 1946 को करता है, जिसके कारण कम्युनल राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं पूरे देश में। आगे आप क्या देखते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का जो गठन होता है उसके बारे में, जो सितंबर 2 1946 को होता है। तो घटनाक्रम आप देख लीजिएगा। अगर डायरेक्ट एक्शन कैंपेन पूछे तो अगस्त का घटना है, और वहीं इंतरिम गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन है वो सितंबर का घटना है। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो कह रहा है सितंबर 2 1946 को क्या होता है, इंटरिम गवर्नमेंट बनती है। कांग्रेस मेंबर्स लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्वाइंड इट। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सब ज्वाइन करते हैं। बट द मुस्लिम लीग डिड नॉट, मुस्लिम लीग इसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता है। ऑन द कॉन्ट्रारी इट विथड्रू इट्स अर्लियर एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। शुरू में हम लोग क्या देखे थे कि कैबिनेट मिशन प्लान को ये एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन यहाँ पर आकर के मुकर जाता है उसको भी एक्सेप्ट करने से। तो ये था इंटरिम गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मीटिंग होता है दिसंबर 9 1946 को होता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड किए जाते हैं इसके प्रेसिडेंट के रूप में। द मुस्लिम लीग डिड नॉट ज्वाइन द असेंबली। मुस्लिम लीग यहाँ भी असेंबली को ज्वाइन नहीं करता है। तो आप देख रहे हैं लगातार बगावती सुर है उसकी, या तेवर है।
एटली का अनाउंसमेंट, एटली का क्या अनाउंसमेंट था, तो फरवरी 20 1947 को ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर था एटली अनाउंस करता है, घोषित करता है, घोषणा करता है कि ब्रिटिश वुड विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया बाय जून 30 1948, मतलब जून 30 1948 तक या को ब्रिटेन जो है भारत छोड़ करके चला जाएगा और लॉर्ड माउंटबेटन जो है वेबल को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। मतलब वेबल जो वाइसरॉय होता है उसको रिप्लेस करके कौन बनेगा, लॉर्ड माउंटबेटन बनेगा। तो अब हम लोग लॉर्ड माउंटबेटन के टेन्योर में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेज हो रहा है। तो कह रहा है माउंटबेटन इन मार्च 1947 माउंटबेटन रिप्लेस्ड लॉर्ड वेबल, 1947 में लॉर्ड वेबल को ये रिप्लेस करते हैं। और ही अनाउंस्ड हिज प्लान ऑन जून 3 1947, जून 3 1947 को ये अपना प्लान लॉन्च करते हैं। लेकिन हिज अर्लियर प्लान बाल्कन, तो पूछेगा प्लान बाल्कन कौन इंट्रोड्यूस किया, तो माउंटबेटन इंट्रोड्यूस किए थे। वाज एबंडेंट, मैंने इसको छोड़ दिया जाता है, इस प्लान को रिजेक्ट किया जाता है, खारिज किया जाता है या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कह रहा है फॉर दिस जून 3, मैंने अब इसके जगह पर जून 3 प्लान आता है। इट ऑफर्ड, अब इस प्लान में क्या था, इट ऑफर्ड की टू द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक क्रिएटेड बाय द रिफ्यूजल ऑफ मुस्लिम लीग टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब मुस्लिम लीग और ये कांग्रेस के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सम्मिलित होने के लिए, उसके वोटिंग में या उसके बनने में या उसके फॉर्मेशन में सम्मिलित होने के लिए जो एक बीच में जिद बन गया था मुस्लिम लीग का, उसको समाधान करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए एक सुझाव रखते हैं। माउंटबेटन्स फार्मूला वाज टू डिवाइड इंडिया बट रिटेन मैक्सिमम यूनिटी। माउंटबेटन का प्लान क्या होता है, माउंटबेटन का प्लान ये होता है कि भारत को डिवाइड करना है लेकिन कोशिश करना है कि मैक्सिमम यूनिटी मेंटेन रखा जाए, मतलब कि छोटा से छोटा अंश को काटा जाए। लेकिन ये जो अर्लियर जो प्लान था, प्लान बाल्कन मैंने यूरोपियन के तर्ज पर बहुत छोटे छोटे राज्यों में बांट देना था पूरे भारत भूभाग को, भारतीय भूभाग को। तो जिसके खिलाफ थे कांग्रेस भी या अन्य जो भी नेतृत्व करता थे वो इसके खिलाफ थे कि प्लान बाल्कन सही नहीं है, इसलिए उस प्लान को एबंडन किया गया था। आगे आप क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या किया जा रहा है, जो नेक्स्ट प्लान था उसका माउंटबेटन का, इसमें मैक्सिमम यूनिटी को मेंटेन रखने का बात किया जा रहा है। द कंट्री वुड बी पार्टीशन बट सो वुड be Punjab and Bengal so that the limited Pakistan that emerged would meet both the Congress and the League's position to some extent। कह रहा है कि पंजाब और बंगाल से हिस्सों को काटा जाएगा और उसको अलग किया जाएगा ताकि मैक्सिमम यूनिटी मेंटेन रह सके और सेटिस्फाई भी किया जा सके किसको, कांग्रेस को और लीग को, कि इस प्रकार से पाकिस्तान का भी निर्माण हो जाएगा और भारत का भी मैक्सिमम यूनिटी मेंटेन रह जाएगा, रिटेन रह जाएगा। आगे आप क्या देख रहे हैं, द लीग्स पोजीशन ऑन पाकिस्तान वाज कंसीडर्ड इन इट वुड बी क्रिएटेड बट द कांग्रेस पोजीशन ऑन यूनिटी वुड बी टेकन इनटू अकाउंट टू मेक पाकिस्तान एज स्मॉल एज पॉसिबल। मैंने ये इस बात का ध्यान रखा गया था कि पाकिस्तान को जितना छोटा हो सके उतना छोटा काट करके बनाया जाए ताकि मैक्सिमम यूनिटी को रिटेन रख सके, ताकि कांग्रेस को भी सेटिस्फाई कर दिया जा सके और पाकिस्तान बनाकर जिन्ना को भी सेटिस्फाई कर दिया जा सके। अब डिटेल प्रिंसिपल वो देते हैं इस पर पार्टिसिपेशन के लिए, और स्पीडी ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर इन द फॉर्म ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू द न्यूली फॉर्म। मैंने जल्दी जल्दी इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है ताकि दोनों देश के उदय को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही साथ दोनों देश को डोमिनियन स्टेटस भी दिया जाता है और पॉलिटिकल पावर भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो। इट्स एक्सेप्टेंस बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग रिजल्टेड इन द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। अब इसका जो प्लान था, किसका, माउंटबेटन का जो प्लान था वो कांग्रेस के द्वारा भी एक्सेप्ट कर दिया जाता है और मुस्लिम लीग के द्वारा भी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि पाकिस्तान का जन्म हो जाता है, इंडिया तो शुरू से ही है। आगे आप देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये क्या था, तो ये जो एक बिल था, बिल जो आगे पास होकर के एक्ट बन जाता है, तो ये बिल था जिसमें क्या प्रावधान थे, प्रोविजन क्या थे, प्रावधान क्या थे, तो वही प्रावधान थे जो माउंटबेटन के प्लान में था, जून 3 1947 के प्लान में। अब इस प्लान को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है कहाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और पास हो जाता है वहाँ से, जिसके बाद ये एक एक्ट बन जाता है जिसका नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। द एक्ट लेड डाउन डिटेल्ड मेजर्स फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द स्पीडी ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर टू द न्यू गवर्नमेंट। इस एक्ट में वो सारे प्रावधान थे जो भारत के विभाजन से रिलेटेड था, स्पीडी विभाजन से रिलेटेड था, और पावर ट्रांसफ़र का भी स्पीडी प्रावधान इसमें किया गया था। इसमें शीघ्रतापूर्वक पावर को ट्रांसफ़र किया जाए, देश को बांट दिया जाए और डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए या स्वतंत्र कर दिया जाए इन लोगों को। आगे आप देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स मतलब जब हम लोग देखे हैं कि आज़ादी होने के बाद 500 के करीब रियासतें थी यहाँ पर, तो इनको किस प्रकार से संगठित किया गया, तो कह रहा है जून 15 1947 को ऑल स्टेट्स, जितने भी स्टेट थे लगभग एक हो गए थे, कुछ को छोड़ करके, किसको किसको, तो कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो ये याद रखना है, कंपटीशन में पूछता है ना, ये लोग 22 अगस्त 15 1947 ऑल स्टेट्स को, माने सारे स्टेट्स तो सम्मिलित हो गए, लेकिन कुछ को छोड़ के, किनको, 3 को, कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद को छोड़ करके बाकी सारे स्टेट जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन शामिल किए, मतलब वो विलय नीति पर सहमत हो गए। कह रहा है महाराजा ऑफ कश्मीर जो है वो कब सहमत हो जाते हैं, तो अक्टूबर 1947 को। किस प्रकार से हो जाते हैं, जब पाकिस्तानी ट्रूप
जिसमें आतंकवादी और पाकिस्तानी सैनिक दोनों होते हैं, मिलकर के हमला उन पर करता है तो वो मिल जाते हैं। आगे नवाब ऑफ जूनागढ़ के बारे में कह रहा है। नवाब ऑफ जूनागढ़ मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर जो आबादी था वो हिंदू का था। तो वोटिंग होता है, रेफरेंडम होता है, प्लेबिसाइट, है ना। तो उसके तहत डिसीजन लिया जाता है कि सारे लोग सहमत होते हैं कि वो भारत में मिलेंगे, तो नवाब ऑफ जूनागढ़ पाकिस्तान चले जाते हैं। आगे आप क्या देखेंगे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बारे में। ये बात समझाने से नहीं समझ रहे थे तो इनको फोर्सफुली समझाया गया, इंडियन आर्मी को भेजा गया, जिसके बाद वो भी प्रेशर में मिल जाते हैं। तो ये था इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक आप देखते हैं फ्रेंच कॉलोनीज के बारे में, कि कुछ फ्रेंच कॉलोनीज जो हैं बहुत आगे आकर के, मीन्स 1954 में आकर के इंडिया से मिलते हैं। उससे पहले तक वहाँ पर फ्रेंच का ही शासन मेंटेन रह जाता है। तो कह रहा है बाय द एंड ऑफ 1954 के अंत आते आते ये फ्रेंच कॉलोनीज, कौन कौन से फ्रेंच कॉलोनीज, तो इसका नाम आपको याद रहना चाहिए। यहाँ में पूछता है पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे, कारिकाल और यनम, ये सारे जो फ्रेंच कॉलोनीज थे ये सब क्या होते हैं, इंडिया में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं किस प्रकार से इंटीग्रेशन होता है पावर का। और आगे आप देखेंगे पुर्तगीज कॉलोनी के बारे में, जिसमें गोवा वगैरह, दमन दीव, ये सब भी आकर के इंडिया में मिल जाता है। वो भी अब इसी के बाद मिलता है, आज़ादी के बाद आकर के मिलता है। तो ये था हमारा लूसेंट का इवेंट्स वाला सीरीज़। अब आगे हम लोग गवर्नर जनरल और वाइस रॉय को डिस्कस करेंगे। तो अगर सीरीज़ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।